हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लास 8th साइंस चैप्टर 4 मटेरियल, मेटल एंड नॉन मेटल के क्वेश्चन आंसर्स। तो देखिए मेटल क्या होता है और नॉन मेटल क्या होता है। मेटल्स वो होते हैं जो मेनली क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर्स होते हैं, है ना। तो हम इस बेसिस पे हम लोग आके देख के चल सकते हैं कि कौन से मेटल्स होते हैं। हाँ, तो देखिए गिव रीजन से सबसे पहले, एल्यूमिनियम फॉइल्स आर यूज टू रैप फूड आइटम्स। एल्यूमिनियम फॉइल्स जो होती हैं, क्या उनको मतलब फूड रैप करने के लिए हम लोग सिल्वर कलर की फॉइल्स नहीं होती, सिल्वर फॉइल बोलते हैं, तो वही जो है एल्यूमिनियम फॉइल भी होती है। तो उसको रैप करने के लिए, खाने को पैक करने के लिए क्यों इस्तेमाल किया जाता है? क्योंकि देखिए बिकॉज इट इज़ वेरी लाइट एंड मेलिएबल। तो आप एल्यूमिनियम की शीट्स जो होती है ना, उनको बहुत ही बारीक बारीक जो है वो करके बना सकते हैं, जैसा कि हम एल्यूमिनियम फॉइल के रूप में एग्जांपल देखते हैं। तो क्योंकि ये बहुत ही लाइट और मेलिएबल होती है, बहुत ही आराम से जो है वो खिंच जाती है, इसलिए हम इसको फूड को रैप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। अब नेक्स्ट है, इमर्शन रॉड्स फॉर हीटिंग लिक्विड्स आर मेड अप ऑफ मेटालिक सब्सटेंस। तो मेटालिक सब्सटेंस से बनाया जाता है, जो वो होती है ना रॉड, पानी गर्म करने की जो रॉड होती है वो उनको हम जो है मेटल से बनाते हैं। तो हम उनको मेटल से क्यों बनाते हैं? क्योंकि देखिए बिकॉज इट इज़ अ गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स जो हैं वो हीट के भी और इलेक्ट्रिसिटी के भी बहुत ही अच्छे कंडक्टर होते हैं। कंडक्टर का मतलब होता है कि किसी चीज़ को अपने अंदर से पास कर देना, वो होता है कंडक्टर। तो जैसे कि आयरन हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, ये सारे के सारे क्या होते हैं, हमारे मेटल्स होते हैं, और ये अपने अंदर से हीट और इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं। नेक्स्ट हमारा है, कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस जिंक फ्रॉम इट्स सॉल्ट सॉल्यूशन। कॉपर कैन नॉट डिस्प्लेस मतलब डिस्प्लेस नहीं कर सकता है जिंक को अपने सॉल्ट सॉल्यूशन में से। देखिए सॉल्ट सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे कि कॉपर हो गया, जिंक हो गया, ये क्या होते हैं, ये सारे के सारे सॉल्ट्स होते हैं, एक तरीके के नमक होते हैं जो हमें अर्थ में से मिलते हैं। सॉल्ट का सॉल्यूशन आपने बना दिया, मतलब एक तरीके से आपने किसी लिक्विड में, स्पेशली पानी में अगर आपने किसी भी सॉल्ट को घोल दिया तो वो क्या बन जाएगा, सॉल्ट सॉल्यूशन बन जाएगा। तो कॉपर जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाता। तो देखिए क्या होता है, हाई जो रिएक्टिव मेटल होता है ना, वही अपने से लो रिएक्टिव मेटल को क्या कर सकता है, डिस्प्लेस कर सकता है। तो बिकॉज कॉपर इज लेस रिएक्टिव देन जिंक, तो जिंक से जो है कॉपर वो कम रिएक्टिव होता है, इसलिए क्या है, जो कॉपर है वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर सकता। रिएक्टिविटी जो सीरीज़ है ना, वो आप लोग 10th क्लास में बिल्कुल अच्छे से पढ़ेंगे, पूरा टेबल लर्न करना होता है कि किस तरीके से कौन सी चीज़, कौन सी मेटल किसके साथ रिएक्ट कर पाती है या नहीं कर पाती। तो बिकॉज कॉपर इज़ लेस रिएक्टिव देन जिंक, इसलिए क्या होता है, कॉपर जिंक को उसके सॉल्यूशन में से मतलब क्या है, रिप्लेस नहीं कर पाता। अब देखिए नेक्स्ट आता है, सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन। तो सोडियम को और पोटेशियम को केरोसिन में स्टोर करके रखा जाता है, तो ऐसा क्यों है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, तो आप बिकॉज, या फिर आप लिख सकते हैं सोडियम एंड पोटेशियम आर स्टोर्ड इन केरोसिन बिकॉज दे आर हाईली रिएक्टिव एंड कैचेस फायर एट रूम टेम्परेचर इन कॉन्टैक्ट विद एयर एंड वाटर। तो सोडियम और पोटेशियम बहुत ही जल्दी रिएक्ट कर जाते हैं, जो एटमॉस्फेरिक एयर है, जो हमारे वातावरण में आसपास एटमॉस्फेयर में जो हवा है उसमें जो ऑक्सीजन है उसके साथ बहुत ही जल्दी ये लोग रिएक्ट कर जाते हैं, हाईली रिएक्टिव होते हैं, और इजीली क्या करते हैं, रूम टेम्परेचर पे ही। आपका जो रूम टेम्परेचर होता है, रूम टेम्परेचर का मतलब होता है कि इस समय आपके कमरे में कितना टेम्परेचर है। तो देखिए गर्मियों के टाइम तो एवरेज टेम्परेचर एक रूम का कितना हो सकता है, जैसे कि 30 से 35 डिग्री सेल्सियस हो सकता है। तो इस टेम्परेचर पे क्या है, सोडियम पोटेशियम क्या करेंगे, एकदम से हवा की मदद से क्या करेंगे, फायर को कैच कर लेंगे और आग लग जाएगी। तो केरोसिन में क्या रहता है, केरोसिन में रखने के बाद वो थोड़ा ठंडे रहते हैं, और सोडियम और पोटेशियम केरोसिन में रखने के बाद फायर को कैच नहीं करते, इसलिए उन्हें केरोसिन में रखा जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल? और एक्सप्लेन करना है, क्या आप लेमन पिकल मतलब आप नींबू के अचार को क्या एल्यूमिनियम के यूटेंसिल, एल्यूमिनियम के बर्तन में आपको स्टोर उसको करना चाहिए, क्या कर सकते हैं? तो नहीं, नो, वी कैन नॉट स्टोर लेमन पिकल इन एन एल्यूमिनियम यूटेंसिल बिकॉज मेटल रिएक्ट विद नॉन मेटल। हम लोग जो है पिकल को नहीं रख सकते एल्यूमिनियम यूटेंसिल में, क्योंकि मेटल्स जो है वो नॉन मेटल्स के साथ क्या कर जाती हैं, रिएक्ट कर जाती हैं। सिट्रिक एसिड इन द लेमन रिएक्ट्स विद द एल्यूमिनियम एंड स्पॉइल द पिकल। तो सिट्रिक एसिड होता है लेमन में, लेमन में क्या होता है, एसिडिक होता है लेमन। कौन सा एसिड, सिट्रिक एसिड। तो सिट्रिक एसिड जो लेमन में प्रेजेंट होता है उससे क्या होता है, एल्यूमिनियम
के बर्तन में अगर हम उसको रख देंगे ना तो एल्यूमिनियम के साथ सिट्रिक एसिड रिएक्ट करेगा और जो पिकल है, जो अचार है, वो स्पॉइल हो जाएगा, मतलब सड़ जाएगा। इसलिए हम एल्यूमिनियम के बर्तन में लेमन जो है पिकल को नहीं रखेंगे। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है व्हाट हैपन्स, क्या होगा जब कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज poured ऑन अ कॉपर प्लेट। तो कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड क्या होगा, देखिए डाइल्यूटेड होता है जिसमें काफ़ी ज़्यादा पानी की मात्रा होती है। कंसनट्रेटेड मतलब वो पानी की मात्रा उसमें काफ़ी कम है, पानी की क्वांटिटी काफ़ी कम है, उसको हम कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड कहेंगे। सल्फ्यूरिक एसिड हाईली रिएक्टिव होता है। तो अगर हम उसको पोर कर देंगे, डाल देंगे कॉपर की प्लेट में, तो भाई क्या हो जाएगा। तो अगर सल्फ्यूरिक एसिड, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड इज पोर्ड ऑन अ कॉपर प्लेट, देन द कॉपर सल्फेट इज फॉर्म्ड एंड हाइड्रोजन गैस इज इवॉल्व। तो हम लोग क्या होगा, देखिए हम लोग इससे ब्रश लेते हैं और देखते हैं। तो देखिए अगर हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड का क्या होता है, H2SO4 होता है ना। H2SO4 को अगर हम पोर कर देंगे कॉपर की प्लेट पे, तो कॉपर का फॉर्मूला होता है Cu। तो क्या होगा, तो हमारा कॉपर सल्फेट फॉर्म हो जाएगा, CuSO4 फॉर्म हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस वहाँ से रिलीज हो जाएगी। तो क्या होगा, कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड को अगर हम कॉपर की प्लेट पे डालेंगे तो H2SO4 प्लस Cu के साथ रिएक्ट करके कॉपर सल्फेट बन जाएगा, CuSO4 बन जाएगा और हाइड्रोजन गैस हमारी रिलीज हो जाएगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आयरन नेल्स आर प्लेस्ड इन कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, राइट वर्ड इक्वेशन ऑफ द रिएक्शन इन्वॉल्व। तो आयरन का नेल, आयरन का फॉर्मूला क्या होता है, आयरन का जो सिंबल है, सॉरी फॉर्मूला नहीं, सिंबल होता है Fe। तो Fe को अगर हम कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में रखेंगे, तो अभी हमने देखा था CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट। तो अगर, क्योंकि आयरन देखिए ज़्यादा हाईली रिएक्टिव है, तो हाईली रिएक्टिव मेटल लो रिएक्टिव मेटल को रिप्लेस कर देगी, है ना। तो कॉपर सल्फेट क्या होगा, विल बी डिस्प्लेस्ड बाय आयरन। तो ये क्या है, देखिए Fe प्लस Fe होता है आयरन, CuSO4 होता है कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन। इसके साथ क्या होगा, ये जो है इस कॉपर की जगह Fe आ जाएगा, ये बन जाएगा FeSO4, आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर जो है वो साइड में को रह जाएगा। तो अगर Fe और कॉपर सल्फेट एक साथ आएंगे तो आयरन सल्फेट बन जाएगा और कॉपर अलग हो जाएगा। क्यों, क्योंकि आयरन कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा आता है, सलोनी टुक अ पीस ऑफ बर्निंग चारकोल एंड कलेक्टेड गैस इन्वॉल्व इन अ टेस्ट ट्यूब। तो सलोनी ने क्या किया, चारकोल का टुकड़ा लिया और कलेक्ट कर ली गैस जो कि टेस्ट ट्यूब से बाहर ली थी। मतलब बर्निंग चारकोल, बर्निंग जो जलता हुआ कोयला था ना, वो लेके आई उसको, और उसमें से जो गैस बाहर निकल रही थी ना, उसको एक टेस्ट ट्यूब में सलोनी ने स्टोर कर दिया। अभी हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हाउ विल शी फाइंड द नेचर ऑफ गैस। तो गैस का नेचर क्या है, गैस कैसी है, ये सलोनी को कैसे पता लगेगा। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा, सलोनी विल मिक्स द गैस इवॉल्व विद वाटर एंड विल परफॉर्म लिटमस पेपर टेस्ट। तो ये देखिए यहाँ पे थोड़ा समझ नहीं आ रहा है, ये है LITMUS लिटमस पेपर PAPER। तो लिटमस पेपर टेस्ट वो परफॉर्म करेगी। तो देखिए क्या होगा, सलोनी क्या करेगी, मिक्स करेगी गैस जो इवॉल्व हुई है विद वाटर, ठीक है, जो गैस टेस्ट ट्यूब में भर ली थी उसको वाटर में मिक्स करेगी और लिटमस पेपर टेस्ट को परफॉर्म करेगी। इन दिस ब्लू लिटमस टर्न टू रेड, ब्लू लिटमस क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा, है ना, चेंज हो जाएगा रेड कलर में। दैट मीन्स कलेक्टेड गैस इवॉल्व इज एसिडिक इन नेचर। तो अगर जो गैस हम लोगों ने इकट्ठा करी थी, मतलब सलोनी ने इकट्ठा करी थी किसमें, टेस्ट ट्यूब में, उसमें उसने पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उस जो पानी और गैस का मिक्सचर था उसने उसमें लिटमस पेपर डाला। तो ब्लू कलर का लिटमस पेपर अगर रेड कलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो हमें क्या समझ आएगा इससे कि जो गैस थी, गैस का नेचर कैसा था, गैस का नेचर था हमारा एसिडिक। तो आपको समझ में आ गया ना, कोयले से जो धुआं निकला था उसको एक टेस्ट ट्यूब में कलेक्ट कर लिया, उसके बाद उसमें पानी मिलाया, पानी मिलाने के बाद उस गैस और पानी के सॉल्यूशन में ब्लू लिटमस पेपर डाला, वो रेड कलर का हो गया, रेड कलर का हो गया, तो हमें पता है कि वो चीज़ क्या है, एसिडिक। तो गैस जो इवॉल्व हुई थी वो एसिडिक नेचर की थी। अब इसमें नेक्स्ट है, राइट डाउन वर्ड इक्वेशन ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन द प्रोसेस। तो पूरा जो प्रोसेस हुआ था अभी जो हमने ऊपर देखा था, इसकी हमें जो रिएक्शंस थी वो लिख के दिखानी है। तो सबसे पहले देखिए क्या होता है, कोयले में क्या होता है, कोयला कार्बन का बना होता है ना।
कार्बन का था, कार्बन जो इवॉल्व हुआ हवा के साथ रिएक्ट किया तो मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया, तो कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट किया। C+O2 क्या बन गया, कार्बन प्लस ऑक्सीजन बन गया कार्बन डाइऑक्साइड। अब हमने क्या किया था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई थी ना वो जो हमने टेस्ट ट्यूब में ली थी, अब हमने उसमें पानी मिला दिया तो कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब CO2 प्लस H2O, तो हमारा कार्बोनिक एसिड बन गया H2CO3। देखिए CO2 प्लस H2O ये था ना, ठीक है, तो हमारा क्या हो गया H2 आ गया, फिर C आ गया और ये तीनों O जो थे ये एक साथ आ गए, ये एक O ये दो O, तो H2CO3 कार्बोनिक एसिड हमारा बन गया। हमने रिएक्शंस जो है वो लिख के दिखा दी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, वन डे रीता वेंट टू ज्वेलर्स शॉप विद हर मदर। तो एक दिन रीता जो है ज्वेलर शॉप मतलब सुनार की दुकान पे गई अपनी माँ के साथ। हर मदर गेव एन ओल्ड गोल्ड ज्वेलरी टू द गोल्ड स्मिथ टू पॉलिश। तो रीता की माँ ने क्या किया कि उनके पास एक पुरानी गोल्ड की ज्वेलरी थी, मतलब कोई भी जेवर था सोने का, वो गोल्ड स्मिथ को मतलब सुनार को पॉलिश करने के लिए दे दिया। नेक्स्ट डे व्हेन दे बॉट द ज्वेलरी बैक दे फाउंड दैट देयर वाज अ स्लाइट लॉस इन इट्स वेट। तो अगले दिन जब वो वापस आया मतलब गए लेने, तो देखा कि जो पॉलिश करने के बाद हल्का सा वेट जो है वो कम हो गया है उनकी जो भी ज्वेलरी थी उसका। कैन यू सजेस्ट अ रीज़न फॉर द लॉस इन वेट। तो आप बता सकते हैं कि क्यों उनकी ज्वेलरी का जो वेट था वो कम हो गया होगा। तो देखिए इसका आंसर है टू पॉलिश द गोल्ड ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ पुट द ज्वेलरी इन अ मिक्सचर ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड नाइट्रिक एसिड। तो ज्वेलरी को साफ करने के लिए सुनार ने क्या किया होगा, उस ज्वेलरी को रख दिया होगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड में। इन दिस प्रोसेस द अपर लेयर ऑफ गोल्ड डिजॉल्व इन द सोल्यूशन एंड ज्वेलरी बिकम लश्चरस। तो क्या हो जाता है, लश्चरस का मतलब होता है चमकने लगता है, शाइन करने लगता है। तो जब उन्होंने साफ़ करने के लिए दी होगी अपनी ज्वेलरी गोल्ड स्मिथ को, सुनार को, तो सुनार ने क्या किया, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड का एक सोल्यूशन बनाया और उसमें ज्वेलरी को रख दिया। अब इस सोल्यूशन में क्या होता है, जो सोने की ऊपर की परत होती है ना, वो हट करके पानी उस सोल्यूशन में रह जाती है। अब अगर एक परत हट गई तो कोई चीज़ तो हल्की हो ही जाएगी, इसलिए क्या होता है, सुनार नाइट्रिक एसिड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड के सोल्यूशन में सोने को जब रखता है उसके ऊपर की परत हट जाती है, इसलिए ज्वेलरी हल्की हो जाती है, उसका वेट कम हो जाता है। हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई इज फॉस्फोरस स्टोर्ड इन वाटर। अब फॉस्फोरस जो है उसको आप पानी में क्यों स्टोर करके रखते हैं, तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा फॉस्फोरस इज स्टोर्ड इन वाटर सिंस इट रिएक्ट रेडिली विद एयर। पानी में आपको स्टोर करके फॉस्फोरस को इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि फॉस्फोरस बहुत ही जल्दी से ना एयर के साथ, हवा के साथ ना फॉस्फोरस एकदम से रिएक्ट कर जाता है और क्या बन जाता है, फॉस्फोरस की ऑक्साइड बन जाती है और फिर फायर को भी कैच कर लेता है। इट कैचेस फायर व्हेन एक्सपोज टू एयर। फॉस्फोरस को पानी में हम लोग को रखना पड़ता है क्योंकि पानी में नहीं रखेंगे तो हवा के साथ वो रिएक्ट करके क्या हो जाएगा, उससे फायर बन जाएगी, मतलब कैच फायर कर लेगा, वो आग लग जाएगी उसमें, इसलिए हम लोग को उसमें को फॉस्फोरस को पानी में स्टोर करके रखना पड़ता है। तो देखिए इस चीज़ में स्टोर करके क्यों रखते हैं, तो जनरली इसका आंसर ये होता है कि फायर कैच कर लेता है ना, ईजी रहता है। फिर आप दिमाग में रख लीजिए अपने इस बात को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट हैपन्स व्हेन अ कॉपर कंटेनर इज एक्सपोज टू एटमॉस्फेयर फॉर अ लॉन्ग टाइम। कॉपर का कोई कंटेनर है ना, अगर बहुत लंबे समय तक वो एक्सपोज रहे एटमॉस्फेयर में, मतलब कॉपर के कंटेनर को आपने अपनी किचन में रख दिया तो बहुत लंबे समय बाद हरा हरा हो जाता है ना, ऐसा कुछ होता है, तो वही देखते हैं हम इसमें। देखिए व्हेन कॉपर एक्सपोज टू एयर इट रिएक्ट विद एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। तो क्या होता है, तो जो कॉपर है वो मतलब क्या करते हैं, हवा के साथ रिएक्ट करने लगता है, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर होता है हवा में। इस प्रोसेस में क्या होता है, कॉपर कार्बोनेट एंड कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज़ ग्रीन इन कलर, ये क्या होती है, फॉर्म हो जाती है। तो इन दिस प्रोसेस इट फॉर्म्स कॉपर कार्बोनेट। कॉपर से क्या हो जाता है, कॉपर कार्बोनेट, कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करने के बाद, ठीक है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद कॉपर हाइड्रोक्साइड विच इज़ ग्रीन इन कलर, हैंस इट लूजेस इट्स रेडिश मेटेलिक लश्चर। और जो रेडिश ब्राउनिश कलर का होता है ना, और जो लश्चर होती है, चमक होती है, वो उसकी खो जाती है हवा, पानी और कार्बन डाइऑक्साइड के कॉन्टैक्ट की वजह से। तो इसलिए जो कॉपर के कंटेनर के साथ क्या होता है, वो ग्रीनिश कलर का हो जाता है और अपनी जो रेडिश मेटेलिक लश्चर है वो खो देता है। क्यों, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और मॉइस्चर के साथ रिएक्ट करता है और क्या बन जाता है, उसकी लेयर किसकी बन जाती है उसके ऊपर, कॉपर कंटेनर के ऊपर, कॉपर कार्बोनेट और कॉपर हाइड्रोक्साइड की। तो ये हमारे चैप्टर का एक्सप्लेनेशन कंप्लीट हो चुका है। आपको कैसा लगा वीडियो, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं।
और 8th क्लास की इंग्लिश पूरी की पूरी कंप्लीट है। साइंस मैं साथ साथ चला ही रही हूँ, हिंदी भी इसके साथ साथ ही चल रही है। और एसएसटी की ज्योग्राफी कंप्लीट है, और सिविक्स और बाकी जो सब्जेक्ट्स हैं हिस्ट्री वगैरह वो भी मैं साथ साथ बना रही हूँ। तो आप उनको भी चैनल की प्लेलिस्ट में जा कर के देख सकते हैं। थैंक यू।